जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं रविचंद्र केवट आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो इससे पहले हम लोग ईटीपी यानी एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता के 6 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 6 तक को कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 को देखने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आने वाले 1 या 2 महीनों में आप लोगों के जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिजनेस प्लानिंग यानी व्यावसायिक नियोजन, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस प्लानिंग यानी व्यावसायिक नियोजन या फिर नियोजन का अर्थ। दूसरा हम लोग देखेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग यानी नियोजन के विशेषता एवं लक्षण। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग नियोजन के उद्देश्य। और आखिरी रहेगा हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग यानी नियोजन के महत्व। तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से विस्तार से समझेंगे, और मेरा ही प्रयास रहेगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं, ताकि आप लोग एग्जाम में खुद ब खुद इनके आंसर्स लिख पाएँ। किसी भी तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो आप उनको आंसर कर पाएँ, यही मेरा प्रयास रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग PDF के थ्रू पढ़ेंगे और सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझेंगे। तो चैप्टर 7 है हमारा व्यावसायिक नियोजन यानी बिजनेस प्लानिंग। देखिए, व्यावसायिक नियोजन अर्थ एवं परिभाषा या फिर नियोजन अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। देखिए, नियोजन का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्लानिंग। सर्वोत्तम शब्दों में नियोजन कार्य को करने से पूर्व सोचने की प्रक्रिया है। तो नियोजन क्या है? किसी भी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य के बारे में सोचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं? नियोजन कह सकते हैं साधारण शब्दों में। या यूँ कहें कि कल के कार्य का आज ही निर्धारण करना नियोजन है। ठीक है, कल जो करने वाले हैं उस कार्य का आज ही निर्धारण कर लेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? नियोजन कहलाएगा। निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य में क्या करना है, क्यों करना है, किसे करना है, कब करना है, कैसे करना है, किन किन साधनों के उपयोग से करना है, आदि बातों का पूर्व निर्धारण ही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। यानी अगर किसी भी कार्य को हम लोग लें तो उसमें हम लोग को बहुत सारे सवाल आएंगे, जैसे कि भविष्य में अगर कोई कार्य को लेते हैं तो पहले आएगा कि क्या करना है, मतलब क्या कार्य होगा, फिर क्यों करना है, अगर करना है तो किससे करना है, कौन करेगा उस कार्य को, कब करना है और कैसे करना है, और उस कार्य को करने में हमें किन किन साधनों की आवश्यकता होगी, इन सभी बातों का पहले ही निर्धारण करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। या फिर अगर हम इसको साधारण भाषा में देखें तो नियोजन किसी कार्य को करने से पूर्व सोच विचार करने एवं सर्वोत्तम विधि के चयन करने की बौद्धिक प्रक्रिया है। भविष्य के गर्भ में झांककर सर्वोत्तम वैकल्पिक कार्यपथ का चयन करना ही प्रबंधकीय नियोजन कहलाता है। तो हम लोग बिजनेस प्लानिंग में क्या करते हैं कि भविष्य को ध्यान में रखकर, भविष्य का अध्ययन करके उसका अंदाज़ा लगा के हमारे लिए जो बेस्ट वे होगा, किसी कार्य को करने का बेस्ट तरीका होगा किसी कार्य को करने का, उसका हम लोग चयन करते हैं और उस पर कार्य करना शुरू करते हैं। ये क्या कहलाता है? प्रबंधकीय नियोजन या फिर मैनेजरियल प्लानिंग बोलते हैं इसको। ये है नियोजन। ठीक है, नियोजन से हमारा अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करना। देखिए, जैसे टूल किट में दिया गया कि नियोजन मतलब क्या होगा? कुछ भी करने से पहले सोच विचार करना। ठीक, उक्त परिभाषा किस प्रकार से दिया गया है कि नियोजन के उपयुक्त परिभाषा का अध्ययन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भावी कार्यकलापों के विषय में वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम के चयन हेतु निर्णय लिया जाना एवं निर्धारण किया जाना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। उनमें से हमारे लिए जो सही ऑप्शन होगा, सही विकल्प होगा, उस विकल्प का चयन करना भी क्या कहलाएगा? नियोजन कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार नियोजन क्या होगा कि भविष्य में अगर हम लोग कोई कार्य कर रहे हैं तो कार्य कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, किस व्यक्ति द्वारा किया जाना है या फिर किन साधनों के द्वारा किया जाना है, तथा यह भी देखना है कि उस कार्य को करने का सबसे सही तरीका क्या होगा, और उसमें से हमारे लिए जो उपयुक्त तरीका, हमारे लिए जो सही तरीका है, उस तरीका का हम लोग चयन करेंगे। और ये किसके अंतर्गत आ जाता है? नियोजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए, नियोजन के लक्षण अथवा विशेषताएँ, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ प्लानिंग। तो पहला दिया गया कि निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य होना।
तो एक डिफाइन ऑब्जेक्ट होता है या फिर गोल होता है नियोजन के अंदर। देखिए, नियोजन का कार्य निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो नियोजन हम लोग इसलिए करते हैं कि जो हम लोग लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं या फिर जो हम लोग उद्देश्य निर्धारित कर लिए हैं तो उनका पूरा करने के लिए हम लोग नियोजन करते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो वो हमारा लक्ष्य हो गया कि यहाँ से दिल्ली जाना है, वो हमारा उद्देश्य हो जाता है। उस यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए हम जो कार्य करेंगे उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं कि कैसे पहुँचेंगे, बस से जाना है, कार से जाना है, फ्लाइट से जाना है, तो इस प्रकार। तो नियोजन किस लिए किया जाता है? नियोजन की क्या विशेषता है कि निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य का पूर्ति होना। ठीक है, निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, नियोजन करते हैं। अगला दिया गया है पूर्वानुमान लगाना यानी फोरकास्टिंग। तो नियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? भविष्य के बारे में देखना अथवा पूर्वानुमान लगाना। तो नियोजन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि भविष्य में किसी भी घटना के होने की हम लोग अनुमान लगाते हैं और देखते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो उस स्थिति में हम लोग कैसे कार्य करेंगे। ठीक है, तो नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमान, चाहे वो अल्पकालीन हो अथवा दीर्घकालीन हो, सामान्य हो अथवा विशिष्ट हो और संश्लेषण हो। तो मतलब इस प्रकार से हम लोग अनुमान लगाते हैं, चाहे वो अल्पकालीन अनुमान हो, जैसे कम समय का अनुमान, या फिर लंबे समय का हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा रहेगा। उस हिसाब से हम अपने कार्य को एडजस्ट करेंगे, नियोजन करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आएगा पूर्वानुमान लगाना, फोरकास्टिंग करना। अगला दिया गया है एकयता। एकयता मतलब ये यूनिटी नहीं होगा, एकयता मतलब होगा किसी एक चीज़ का होना। देखिए, एकयता भी नियोजन का एक आवश्यक लक्षण है। एक समय में केवल एक ही योजना ही क्रियान्वित की जानी चाहिए, क्योंकि दो विभिन्न योजनाओं के होने पर दुविधा या भ्रांति हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब बोला गया कि नियोजन के अंदर हम लोग ध्यान रखते हैं कि एक समय में एक ही काम को किया जाए और अच्छी तरह से किया जाए, ताकि हम लोग उस कार्य में अपना पूरा ध्यान दे सकें, 100% दे सकें, और ताकि कार्य जो है अच्छा हो। तो एकयता वाला गुण होना चाहिए। अगला दिया गया है वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अमंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। ठीक है, तो नियोजन का चतुर्थ महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम क्रिया का चयन करना। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत जो हमारे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे जो हमारे पास विकल्प होते हैं, उनमें से हम अपने लिए जो बेस्ट होगा उस विकल्प का चयन करते हैं। तो विभिन्न वैकल्पिक में से सर्वोत्तम का चयन करना। अगला दिया गया है नियोजन की सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता मतलब हर जगह। ठीक है, देखिए, नियोजन का पांचवा लक्षण इसकी सर्वव्यापकता का होना है। कोई व्यक्ति चाहे कंपनी का अध्यक्ष हो अथवा साधारण फोरमैन हो, संगठन के किसी स्तर पर नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब हर स्तर पर नियोजन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे आप किसी संगठन में कोई फोरमैन में हो या फिर किसी बड़े पोस्ट पर हो, एक प्रबंधक हो, या फिर आप अगर हमें अपने सामान्य दैनिक जीवन में भी देखते हैं तो हर जगह पर हमें नियोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी भी जहाँ कोई उद्देश्य हो गया तो उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हमें नियोजन करना ही पड़ता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि नियोजन क्या है, सर्वव्यापक है, यानी प्रत्येक स्तर पर और हर जगह नियोजन की आवश्यकता होती है। अगला देखिए दिया गया कि नियोजन एक निरंतर एवं लोचयुक्त प्रक्रिया है। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस एंड अ फ्लेक्सिबल प्रोसेस। तो निरंतर प्रक्रिया और लोचयुक्त प्रक्रिया मतलब नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलते रहती है। जब तक हमारा जो गोल है अचीव नहीं हो जाता तब तक हम लोग नियोजन के अनुसार कार्य करते रहते हैं। साथ ही साथ नियोजन कैसा होना चाहिए, लोचयुक्त होना चाहिए। लोचयुक्त मीन्स फ्लेक्सिबल। अगर मान लीजिए हम लोग कुछ प्लानिंग किए हैं और उसके बीच कुछ दिक्कत आ जाता है तो हम लोग उससे हट करके कुछ अच्छा सोच सकते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मतलब अगर कहीं पर हमारे प्लान में किसी प्रकार के चेंजेस करने की आवश्यकता हो तो ऐसा होना चाहिए कि हम उन चेंजेस को कर पाएँ। ठीक है, तो नियोजन कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, या फिर क्यों कहते कि नियोजन फ्लेक्सिबल होता भी है। ठीक है, ताकि परिस्थिति के अनुसार हम अपने प्लान में चेंज लाएँ। अगला दिया गया है कि पारस्परिक निर्भरता। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस। पारस्परिक निर्भरता मतलब एक जन किसी दूसरे पर निर्भर है, दूसरा पहले पर निर्भर है, इस प्रकार का। देखिए, नियोजन का एक महत्वपूर्ण लक्षण इसकी पारस्परिक निर्भरता का होना है। सुविधा की दृष्टि से एक उपक्रम के कार्यक्रमों के कई भागों में विभाजित किया। उदाहरण के लिए उत्पादन विभाग, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, तो इस प्रकार के विभाग रहते हैं। अगर हम लोग एक
उपक्रम का ही उदाहरण ले लेते हैं। इसमें अलग अलग विभाग रहते हैं, अलग अलग, जैसे कि एक परचेज डिपार्ट हो गया, सेल डिपार्ट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्ट हो गया। तो इस तरह के अलग अलग डिपार्ट जो होते हैं ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग जो परचेज डिपार्ट हो, जो कच्चा माल खरीदते हैं, और अगर कच्चा माल खरीदेंगे नहीं सही टाइम पे, सही मात्रा में, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उतना माल प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर सेल डिपार्टमेंट जो है वो सेल नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि एक दूसरे पर निर्भरता रहती है, ठीक है। एक दूसरे पर आश्रित है, दूसरा पहले पर आश्रित है, इस तरह से कुछ। तो ये हो गया पारस्परिक निर्भरता। अगला दिया गया है प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी फंक्शन। तो नियोजन को बोला जाता है प्रबंध का प्राथमिक कार्य। जैसे कि आप लोग बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ते हैं कि नियोजन जो है प्रबंध का सबसे पहला कार्य है। यानी आप अगर प्रबंध के अंतर्गत सबसे पहला काम अगर कुछ करने जा रहे हैं तो आपको नियोजन ही करना होगा, ठीक है। अगला दिया गया बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल प्रोसेस। तो नियोजन क्या है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। देखिए, नियोजन प्राथमिक रूप से बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि योजना बनाने वाले को संभावित कार्य विधियों, क्रियाकलापों में से सर्वोत्तम का चयन करना होता है और यह कार्य दूरदर्शिता, विवेक एवं चिंतन पर निर्भर होता है। तो यह बौद्धिक कार्य क्यों है, क्योंकि हम लोग ये पहला तो भविष्य का अंदाज़ा लगाते हैं और उसके अनुसार का हम लोग अपना प्लान बनाते हैं। साथ ही साथ इसमें हमारा जो है बुद्धि लगाना पड़ता है, विवेक लगाना पड़ता है, हमें चिंतन करना पड़ता है कि भविष्य में कैसे घटनाएं हो सकती है और उनका क्या प्रभाव हो सकता है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो नियोजन है वो क्या है, एक बौद्धिक व मानसिक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से हम लोग 9 पॉइंट देख चुके हैं नियोजन के लक्षणात्मक विशेषता में, ठीक है। अगला हम लोग का दिया गया है नियोजन के उद्देश्य, ठीक है। नियोजन के क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। देखिए, पहला दिया गया कि भावी कार्यों में निश्चितता। भावी कार्यों में निश्चितता मतलब देखिए, नियोजन के माध्यम से संस्था की भावी गतिविधियों में अनिश्चितता के स्थान पर निश्चितता लाने का प्रयास किया जाता है। यानी इस पॉइंट के द्वारा यही बताने का प्रयास किया गया कि जो भविष्य जो है वो क्या अनिश्चित होता है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा 100% किसी को नहीं पता। तो नियोजन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न अनुमानों के आधार पर, डाटाओं के आधार पर, विभिन्न अध्ययनों के आधार पर हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है और उस हिसाब से हम लोग अपने प्लान को बनाते हैं, अपने कार्यों को उनका नियोजन करते हैं कार्यों का, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो चीज़ अनिश्चित है उसको निश्चितता में लाने का प्रयास करते हैं कि अगर हम लोग सही हैं, हमारे डाटा सही है, हमारा अध्ययन सही है, तो चीज़ें इस प्रकार से हो सकती है। और अगर हमारे अनुमान के हिसाब से चीज़ें हों तो हम लोग उस जगह पर क्या कार्य करेंगे। तो मतलब हम लोग जो भविष्य जो अनिश्चित है उसको निश्चित बनाने का प्रयास इसमें करते हैं। हालांकि चूँकि 100% तो कभी नहीं हो पाता, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है आप कितना गहन अध्ययन कर लिए उसका प्रॉपरली ज्ञान आपको नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि जहाँ तक संभव हो सके भविष्य को हम लोग अनिश्चितता का स्थान पर निश्चितता में ले आए, ठीक है। दूसरा दिया गया है कि विशिष्ट दिशा प्रदान करना। विशिष्ट दिशा मतलब नियोजन द्वारा किसी कार्य विशेष की भावी रूपरेखा बनाकर उसे एक ऐसी विशेष दिशा प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है जो कि इसके अभाव में लगभग असंभव प्रतीत हो। मतलब इसमें यही कहा गया है कि नियोजन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपने कार्यों को एक दिशा देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग पहले ही गोल फिक्स नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे कि कैसे कैसे कार्य करना है, किसके बाद कौन सा कार्य करना है, तो इसमें कार्यों में क्या होगा, भटकाव होगा, देरी होगा, हम लोग भटकेंगे। तो नियोजन के द्वारा चूँकि हम लोग प्लान बना लेते हैं, इस एक प्रोसेस बना लेते हैं, तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इससे एक दिशा मिल जाती है कार्य करने वाले को या फिर उद्यम को, उपक्रम को, ठीक है। अगला दिया गया कि साम्य एवं समन्वय की स्थापना। नियोजन द्वारा उपक्रम की विभिन्न गतिविधियों में साम्य एवं समन्वय स्थापित किया जाता है। साम्य एवं समन्वय मतलब तालमेल स्थापित किया जाता है। जैसे कि हम लोग इसमें देख चुके हैं कि परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो तीनों डिपार्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, तालमेल बैठाते हैं ज़रूरत के हिसाब से, कितना ज़रूरत है हमें माल बनाने का या फिर कितना कच्चा माल खरीदने का, ठीक है। उस आधार पर हम लोग सेल डिपार्टमेंट वाला लोग बेच सकते हैं। तो इसमें हम लोग अलग अलग जो विभाग होते हैं, अलग अलग सेक्टर होते हैं, उसमें हम लोग तालमेल बैठाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगला दिया गया है प्रबंध मितव्ययिता। मितव्ययिता मीन्स होता है इकोनॉमिक, जिसको बोलते हैं। उपक्रम के भावी गतिविधियों की योजना के बन जाने से प्रबंध का ध्यान उससे कार्यान्वित करने की ओर केंद्रित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्रिया में अपव्यय के स्थान पर मितव्ययिता आती है। मितव्ययिता मतलब होता है कि आप फालतू का खर्चा ना करें, ठीक है, आपको फालतू का कहीं कॉस्ट ना लग जाए।
नियोजन के अंतर्गत क्या होता है कि हम लोग किसी भी कार्य को करने का एक रास्ता निर्धारित कर लेते हैं, एक मार्ग निर्धारित कर लेते हैं, तो उससे भटकाव कम होता है, हम उसी प्लान के अनुसार चलते हैं। इससे क्या होता है कि अगर भटकाव नहीं होगा तो उस भटकाव पे जो हमें खर्च करना पड़ता है, मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम लोग करते हैं, अगर हम प्लान नहीं बनाते तो उस एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे जो हमारा खर्चा आता है, जो कॉस्ट आता है, वो इसमें क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर यूँ कहें तो ना के बराबर होता है। तो प्रबंध में मितव्ययता आती है, इकोनॉमिक हो जाता है हमारा मैनेजमेंट। ठीक, अगला जैसे देखिए दिया गया है कि पूर्वानुमान लगाना, फोरकास्टिंग करना। तो नियोजन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पूर्वानुमान ही लगाते हैं। पूर्वानुमान नियोजन का सार है। नियोजन का उद्देश्य भविष्य के संबंध में पूर्वानुमान लगाना है, मतलब भविष्य में क्या होगा इसका हम लोग अनुमान लगाते हैं, किसमें, नियोजन में। अगला दिया गया है कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्त करना। नियोजन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना है। ठीक है, तो हम लोग नियोजन करते ही इसीलिए है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें, या फिर जो हम लोग उद्देश्य निर्धारित करते हैं उसको प्राप्त कर सकें। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं नियोजन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति करना है। प्रतिस्पर्धा पर विजय पाना। ठीक है, जो कंपटीशन चल रहा है मार्केट में उस पर हम लोग उसमें निखर जाए, ऐसा हम लोग नियोजन में प्रयास करते हैं। देखिए दावपेचपूर्ण नियोजन प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में विजय पाने में सहायक सिद्ध होता है। तो अगर हमारा नियोजन सही रहेगा तो हम क्या करेंगे, अपने जो कंपटीशन में उपक्रम है उनसे आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा पर विजय पाने में भी नियोजन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला दिया गया कि कुशलता में वृद्धि करना, एफिशिएंसी में वृद्धि करना, और या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई उपक्रम अगर जिस रेंज से या जिस दर से कार्य कर रहा है उसके कार्य दर में हम लोग वृद्धि करने का प्रयास करते हैं नियोजन में। नियोजन के एक मूलभूत उद्देश्य उपक्रम की कुशलता में वृद्धि करना, मतलब अगर हम लोग जैसा काम कर रहे हैं उसमें और कैसे सुधार करें और अच्छा से कैसे कार्य करें, इसका प्रयास भी नियोजन में किया जाता है। अगला दिया गया है कि जानकारी देना। ठीक है, जानकारी किस प्रकार का, तो नियोजन एक सुविचारित कार्यक्रम होता है जिसमें उपक्रम के आंतरिक एवं बाहरी व्यक्तियों को उपक्रम के संबंध में सूचना एवं जानकारी प्राप्त होती है। तो इससे हमें जानकारी प्राप्त होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, और हम लोगों ने क्या गोल सेट किया है, कितने समय के अंतर्गत उसे प्राप्त करना है, और किस किस रास्ते से होकर, किन किन प्रक्रियाओं से होकर उस उद्देश्य को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की सूचनाएं हमें नियोजन के अंतर्गत ही मिलती है। ठीक है, अगला दिया है कि भावी जोखिम को कम करना है। नियोजन उपक्रम की भावी जोखिम एवं संभावनाओं को परखता है एवं भावी जोखिमों में कमी लाता है। तो अगर हम लोग भविष्य के बारे में गहन अध्ययन करेंगे, उसके बाद अगर कुछ हम लोग प्लानिंग करते हैं या नियोजन करते हैं तो वो ज़्यादा सटीक होने का चांस रहता है। इससे क्या होता है, हमारे जोखिम में जो है कमी आती है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। भविष्य के बारे में कोई भी 100% श्योर होकर कुछ भी नहीं कर सकता या फिर नहीं बता सकता है। हम लोग नियोजन के अंतर्गत क्या करते हैं, भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं, और विभिन्न अध्ययनों के बाद हम लोग उसमें अनुमान लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे जोखिम में कमी आ जाती है, तो हमारी क्षति हो इसकी संभावना कम हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखें, नियोजन के ये सभी क्या थे, नियोजन के उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग थे। अगला हम लोग देखते हैं, चलिए नियोजन के लाभ अथवा महत्व या आवश्यकता, एडवांटेज और इम्पोर्टेंस और नेसेसिटी ऑफ प्लानिंग। ठीक है, देखिए पहला दिया गया है कि भावी अनिश्चितताओं तथा परिवर्तनों का सामना करने के लिए। तो नियोजन हम लोग क्यों करते हैं, तो भावी अनिश्चितताओं यानी भविष्य जो अनिश्चित है तथा जो परिवर्तन हो सकता है भविष्य में उसका सामना करने के लिए। ठीक है, हम लोग नियोजन के अंतर्गत क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, भविष्य के संबंधित बहुत सारा अध्ययन करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, उसका गहन अध्ययन के पश्चात हम लोग कुछ प्लान बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो अनिश्चित भविष्य है उसको हम लोग निश्चित करने का प्रयास करते हैं। तो यानी जो भविष्य अनिश्चित है हम लोग उसका सामना कर पाएंगे। अब अगर कुछ परिवर्तन आता है तो उन परिवर्तनों का हम लोग सामना कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग नियोजन करते हैं। अगला दिया गया है कि संगठनात्मक लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए। अगर हमारे पास एक नियोजन नहीं रहेगा, एक प्लान नहीं रहेगा, एक फिक्स उद्देश्य नहीं रहेगा, हमारे पास एक फिक्स मार्ग नहीं रहेगा, एक वे नहीं रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने कार्य के दौरान भटक सकते हैं, या फिर हमारे जो कार्य है उसमें विचलन आ सकता है, इधर उधर भटक सकते हैं। तो नियोजन के अंतर्गत हमें एक रास्ता मिल जाता है, एक प्रक्रिया मिल जाती है कि इस प्रक्रिया के बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, इस प्रकार से हम लोग अपने लक्ष्य की ओर मतलब ज़्यादा जल्दी और अच्छी तरह से पहुंच सकते हैं। तो संगठनात्मक जो लक्ष्य है उसकी ओर ध्यान केंद्रित कराता है कौन, नियोजन। ठीक है,
अगला दिया गया कि एकता एवं समन्वय स्थापित करने के लिए, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अलग अलग विभाग जो होते हैं या फिर अलग अलग जो सेक्टर होते हैं उन सभी में तालमेल स्थापित किया जाता है, समन्वय स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा? नियोजन के द्वारा। अगला है कि उतावले निर्णयों पर रोक लगाना। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई परिस्थिति आ जाती है, अगर उस परिस्थिति के बारे में आप पहले ही सोच विचार किए होंगे तो आप अपने प्लान के अनुसार चल सकते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज़ के बारे में कुछ प्लान नहीं किए, जैसा कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आप अभी प्लान कर रहे हैं कि नहीं मेरे को पढ़ना है, इतना परसेंटेज लाना है, इस तरह से मुझे तैयारी करनी है। अगर आप इस तरह की तैयारी नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे और आप सीधे चल जाते हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में बैठते हैं और जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है तो उस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे? ठीक है, क्योंकि आपने उसके बारे में प्लानिंग ही नहीं किया है कि ऐसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उस टाइम आप कुछ भी लिख के आएंगे या फिर हो सकता है उसको छोड़ के आ सकते हैं। तो मतलब आप उतावले अगर आंसर भी देंगे तो ऐसा आंसर देंगे जो कि थोड़ा गलत हो सकता है या फिर मतलब टॉपिक से हट के हो सकता है, तो उतावला निर्णय हो जाता है। अगर हमारे पास कोई परिस्थिति आती है तो व्यक्ति क्या करता है, जल्दी जल्दी में कोई भी निर्णय ले लेता है। अगर उस चीज़ के बारे में हम लोग पहले ही प्लानिंग करके रखेंगे तो सही डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो नियोजन के अंतर्गत भी यही होता है, हमारे जो व्यक्ति है या जो प्रबंधक है वो उतावले निर्णय ना ले, मतलब जल्दी में कुछ भी निर्णय ना ले, उससे बचा जाता है। किसके द्वारा? नियोजन के द्वारा, क्योंकि हम लोग उस चीज़ से संबंधित पहले ही प्लानिंग कर लिया रहता है। अगला दिया गया है कि क्रियाओं में मितव्ययता लाने के लिए टू ब्रिंग इकोनॉमी इन ऑपरेशन। क्रियाओं में मितव्ययता बनी हुई कि फालतू का खर्च ना हो, इधर उधर खर्च ना हो, जितना ज़रूरत है, जितना में हम लोग चला सके, सही चीज़ ला सके उतना ही खर्च करें। तो नियोजन के अंतर्गत वही करते हैं हम लोग, भटकाव कम होता है, इधर उधर खर्चा कम होता है। तो इससे क्या होता है, जो क्रियाओं में हो मितव्ययता आ जाती है, यानी जो सभी कार्य है जो है वो इकोनॉमिक हो जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा दिया गया है संगठन को प्रभावी बनाने के लिए टू मेक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव। देखिए, नियोजन संगठन को प्रभावी बनाता है और वांछित परिणामों की प्राप्ति में लगने वाली आवश्यक देरी तथा लाल फीताशाही को समाप्त करके प्रबंधकीय कार्यों को गति प्रदान करता है। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि संगठन जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव होकर कार्य करे और ज़्यादा अच्छी तरह से कार्य करे। ये प्रयास किसके द्वारा किया जाता है? नियोजन के द्वारा किया जाता है। क्योंकि हमें नियोजन के द्वारा जिस रास्ते से गोल को अचीव होना है वो रास्ता हमें दिख जाता है नियोजन के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग और अच्छी तरह से और इफेक्टिव होकर काम करते हैं। अगला दिया गया कि प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियों में सुधार लाने एवं वृद्धि करने के लिए टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज कॉम्पिटेटिव पावर। मतलब हमारे जो पावर है, हम कितने प्रतियोगिता को संभाल सकते हैं या फिर प्रतियोगिता में कितना आगे हम लोग निकल सकते हैं, उस चीज़ों हमारी शक्ति में सुधार लाता है और उसमें वृद्धि करता है। कौन? नियोजन। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि नियोजन द्वारा नवीन वस्तुओं को उत्पाद प्रारंभ किया जा सकता है, संयंत्र की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है, वस्तुओं के गुण और आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है और इनके द्वारा संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियाँ वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट चल रहा है, उस प्रोडक्ट में आप कुछ नयापन लाते हैं, अच्छा रहता है, वो कस्टमर को भाता है, तो फिर आप सीधे कंपटीशन में आगे निकल जाते हैं। या फिर आप कुछ ऐसा करते हैं कि आप प्राइस उसको कम कर दें, क्वालिटी वही मेंटेन रखें, तो भी आप कंपटीशन में आगे निकल जाते हैं। तो इसमें नियोजन का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, अगला दिया गया कि उपलब्ध साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए, मतलब हमारे पास जितने भी साधन हैं उनका ऑप्टिमम यूज हम लोग कैसे करेंगे, ये प्रयास किसमें किया जाता है? नियोजन के द्वारा किया जाता है। देखिए, नियोजन विभिन्न क्रियाओं में एकता और समन्वय स्थापित करने में सहायक है, जिसके परिणाम स्वरूप उपलब्ध साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग किया जाना संभव पाता है। तो हमारे पास जितना भी साधन है उनका बेस्ट से बेस्ट यूज कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज कैसे करें। जैसे हम लोग अपने पढ़ाई में भी इसको देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का बुक नहीं है, हमारे पास नोट्स नहीं है, तो हम जैसे कभी यूट्यूब के द्वारा पढ़ रहे हैं, आप लोग तो यूट्यूब के द्वारा पढ़ सकते हैं। मतलब हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, जो भी संसाधन है, उसका हम लोग बेस्ट यूज करेंगे, ऑप्टिमम यूज करेंगे, जहाँ तक उसका यूज हम लोग कर पाए। ठीक है, ऐसा प्रयास किस में किया जाता है? नियोजन में किया जाता है। अगला दिया गया है कि मनोबल एवं अभिप्रेरण में वृद्धि के लिए टू इनक्रीज मॉरल एंड मोटिवेशन। देखिए, एक अच्छी योजना संगठन के प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहन देती है, मान्यता देती है, कार्यों के बारे में जानकारी देती है,
प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति लागू करने पर बल देती है फलता कर्मचारियों के मनोबल अभिप्रेरण में वृद्धि होती है। तो इसमें कहा गया है कि जो यहाँ पर कर्मचारी जो लगे हैं, जो लोग लगे हैं उपक्रम में, तो उनका मनोबल में वृद्धि होना, उनको मोटिवेशन देना किस प्रकार के द्वारा संभव है? नियोजन के द्वारा ही संभव है। कैसे? इसमें तो पहले हम लोग लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि इस कार्य के बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। तो जैसे एक एक कार्य पूरा हो जाता है तो कार्य संतुष्टि हमें प्राप्त होता है कि ये कार्य हम लोग कर चुके। साथ ही साथ इसमें प्रयास किया जाता है कि जो उस कार्य में लगे हुए हैं उनको एक अच्छी मजदूरी दी या फिर यूँ कहे कि प्रेरणात्मक मजदूरी दी जाए, ताकि वो उस कार्य को करने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित हो। ठीक है, तो ये प्रयास किया जाता है नियोजन के द्वारा ही। अगला दिया गया है कि नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए, नियंत्रण यानी कंट्रोल को। ठीक है, नियोजन के अंतर्गत प्रत्येक प्रबंधक अपने अधीनस्थ की प्रक्रियाओं पर सर्वोत्तम ढंग से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। मतलब अगर कोई उपक्रम है तो उसमें जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनको कार्य बांटा गया है, कौन किस कार्य को करने वाला है। तो इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि कौन कितना अच्छा कार्य कर रहा है, कौन कार्य में देरी कर रहा है, कौन कार्य नहीं कर रहा है, ये हम लोग जांच सकते हैं उसके कार्य के द्वारा। तो ये भी नियोजन के द्वारा ही किया जाता है, ताकि जो उपक्रम है उसमें सही से नियंत्रण स्थापित किया जा सके, कंट्रोल स्थापित किया जा सके। और इस प्रकार से कई अन्य लाभ भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके आगे के वीडियो में हम लोग इसके टेक्निक्स वगैरह देखेंगे या फिर इसके प्रकार वगैरह देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इसलिए ताकि मैं अगर कभी भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि PDF आप लोगों को अवेलेबल करा दूँ। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।